तो मित्रों, हम लोग पढ़ रहे थे वन और वन्य जीव। तो ये अपना चैप्टर था घटना चक्र पॉइंटर का, और इसके पहले भी हमने कई चैप्टर इसमें डिस्कस कर लिए हैं। तो आज का जो ये वन और वन्य जीव है, इसको आगे से हम लोग पढ़ते हैं फिर से। वह राज्य जिसके द्वारा अपना वन अपना धन योजना प्रारंभ की गई है, तो वो है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने अपना वन अपना धन योजना शुरू की है। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया है 1972 में। 1972 में वन्य जीव अधिनियम लागू किया गया है। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 की अनुसूची 6 में किसी पौधे को रखने का क्या तात्पर्य है? तो अगर अनुसूची 6 में किसी पौधे को रखा जाता है, इसका मतलब है उस पौधे की खेती के लिए लाइसेंस आवश्यक है। उस पौधे की खेती को यदि किसी किसान को करना है तो लाइसेंस उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा। वन्य जीवों की तस्करी, अवैध शिकार से रक्षा एवं संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा पारित किया गया था। वन जीवों के लिए यानी संरक्षण के लिए जो लागू किया गया था, अधिनियम लाया गया था, वो था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। भारत में वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था 1980 में। भारत में वन संरक्षण अधिनियम 1980 लागू होने की तिथि जो थी वो थी 25 अक्टूबर 1980। भारतीय वन्यजीव संस्थान स्थित है देहरादून में। भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून में स्थित है, और वन अनुसंधान संस्थान भी ये देहरादून में भी ये भी स्थित है। वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना उत्तराखंड के देहरादून जिले में की गई थी। ये वर्ष 1906 में की गई थी। पर्यावरण से संबंधित विज्ञान और पर्यावरण केंद्र भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान भारतीय वन्यजीव संस्थान है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्रण के लिए भारत सरकार का एक प्राचीनतम विभाग है भारतीय सर्वेक्षण विभाग। JRB अल्फ्रेड की पुस्तक फाइनल डाइवर्सिटी इन इंडिया के अनुसार विश्व के कुल जंतु प्रजातियों की संख्या का भारत में पाया जाता है। तो भारत में पूरे विश्व की जो जंतुओं के प्रकार हैं, प्रजातियां हैं, उनमें से 7.28% इतने प्रकार का प्रतिशतता में जो है भारत में वन्य जीव जो हैं वो पाए जाते हैं। भारत की सबसे बड़ी मछली कौन सी है? व्हेल शार्क भारत की सबसे बड़ी मछली है। यह भारत की ही नहीं पूरे विश्व की सबसे बड़ी मछली है, तथा यह 50 फुट लंबी हो सकती है। यह है व्हेल शार्क, क्योंकि व्हेल शार्क भारत की भी सबसे बड़ी मछली है, सबसे लंबी मछली है। वर्ल्ड वाइड फंड का प्रतीक कौन सा है? जाइंट पांडा। जाइंट पांडा जो है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो है WWF, इसका जाइंट पांडा एक प्रतीक के रूप में बनाया गया है। इसका वैज्ञानिक नाम आइल्यूरोपोडा मेलानोल्यूका है। इसका निवास स्थान मुख्यतः शीतोष्ण चौड़ी पत्ती वाले और मिश्रित वनों में मिलता है। यह है जाइंट पांडा का ये वैज्ञानिक नाम यहाँ पर दिया गया है। गैवियलिस यानी कि घड़ियाल बहुतायत में पाया जाता है। गंगा व इसकी सहायक नदियों में घड़ियाल पाया जाता है। घड़ियाल एक प्रजाति है किसकी? मगरमच्छ कुल की ये प्रजाति है। भारत में पाए जाने वाले मगरमच्छ तथा हाथी हैं कैसे? संकटापन्न प्रजाति हैं। इनको संकटापन्न प्रजातियों में रखा गया। किसको? भारत में जो पाए जाने वाला मगरमच्छ है और हाथी। चिपको आंदोलन मूल रूप से विरुद्ध था किसके? वनों की कटाई के विरुद्ध था चिपको आंदोलन इसलिए चलाया गया था ताकि वनों की कटाई ना हो। और सुंदरलाल बहुगुणा जो थे इस आंदोलन के एक मुख्य नेता थे, जिन्होंने इसको बहुत आगे बढ़ाया था। देश भर में वनों के विनाश के विरुद्ध हुए संगठित प्रतिरोध को चिपको आंदोलन का नाम दिया जाता है। तो ये 1970 के दशक में चलाया गया था, और चिपको आंदोलन के प्रणेता चंडी प्रसाद भट्ट भी थे। तो इसको बहुत ज़्यादा फैलाने वाले सुंदरलाल बहुगुणा थे, जिनकी मृत्यु जो है वो 2023 में इनकी मृत्यु भी हुई है, इसलिए भी ये काफ़ी चर्चा में थे। और सुंदरलाल बहुगुणा ने पेड़ों की कटाई ना हो इसके लिए बहुत काफ़ी काम किया था, और जो चिपको आंदोलन था इसको इन्होंने बहुत व्यापक बनाया था।
भारत में वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। तो वन्य जीव सप्ताह जो है ये 2 से 8 अक्टूबर के मध्य में मनाया जाता है। विश्व संयुक्त राष्ट्र सभा के 68वें वार्षिक सत्र के दौरान प्रतिवर्ष विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। तो ये 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाने के रूप में निर्णय लिया गया है। पग मार्क तकनीक का प्रयोग किया जाता है। एक होती है देखिए एग मार्क तकनीक, एक होती है पग मार्क। तो ये जो पग मार्क तकनीक है इसका प्रयोग किसके लिए करते हैं? तो विभिन्न वन्य जंतुओं की जनसंख्या का आकलन करने के लिए पग मार्क तकनीक का प्रयोग करते हैं, क्योंकि पग मतलब पैर, और पैरों के निशानों से उनकी गणना का आकलन कर सकते हैं, जनसंख्या का आकलन कर सकते हैं। तो पग मार्क तकनीक इसके लिए उपयोग की जाती है। यहाँ पर कथनों पे विचार करना है। कथन और कारण दिए हुए हैं। कथन है भारत में वन्य क्षेत्र का ह्रास भारत में जननांगीय संक्रमण से प्रत्यक्षता संबंधित रहा है। और कारण यहाँ पर दिया है वन क्षेत्र एवं जनसंख्या वृद्धि में प्रायः नकारात्मक संबंध होता है। तो यहाँ पर देखिए ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की व्याख्या करता है क्योंकि यहाँ पर जो वन क्षेत्र ह्रास भारत में हुआ है और इसका जो है वो जननांगीय संक्रमण से प्रत्यक्ष संबंध है। इसके साथ साथ वन क्षेत्र एवं जनसंख्या वृद्धि में प्रायः नकारात्मक संबंध है, मतलब कि अगर जनसंख्या वृद्धि होगी तो पेड़ पौधे कम होंगे। राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है। ये किसके लिए दिया जाता है? शैक्षिक तथा शोध संस्थानों, वन एवं वन्य जीव अधिकारियों तथा वन्य जीव संरक्षकों को राजीव गांधी वन्य जीव पुरस्कार दिया जाता है। राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिक विकास बोर्ड NAEB की स्थापना भारत सरकार द्वारा 1992 में की गई थी। पेड़ पौधों एवं जंतुओं की सर्वाधिक विविधता विशेषता है कहाँ की? उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों की। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो कि भूमध्य रेखा के समीप पाए जाते हैं। भारत में वन प्रारूप जिसमें सागौन यानी कि टीक एक प्रभावी वृक्ष स्पीशीज है वह है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती। तो ये जो यहाँ पर हम बात करें सागौन की, तो सागौन कैसा है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनों का एक प्रकार है जो कि मध्य प्रदेश में काफ़ी बहुतायत में भी पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा जो है वो 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच में होती है। वहां पर उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। बांस, शीशम, चंदन इत्यादि अन्य व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजातियां पाई जाती हैं। ये उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन में पाई जाती हैं। तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन में बांस, शीशम, चंदन और हमने ऊपर देखा टीक, ये सब उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन के अंतर्गत आते हैं। ये चौड़ी पत्तियों वाले नमी युक्त वन हैं जो दक्षिण अमेरिका के अमेजन बेसिन के एक बड़े भूभाग पर फैले हैं। तो ये अमेजन वर्षा वन है। तो ये वर्षा वन क्षेत्र है ये जो कि पृथ्वी के फेफड़े भी कहे जाते हैं क्योंकि ये बहुत विशाल वन है और ये बहुत घने हैं। अमेजन वर्षा वन पृथ्वी के, ये देखिए, पृथ्वी ग्रह के फेफड़ों के रूप में जाना जाता है क्योंकि इनकी वनस्पति लगातार कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर मुक्त करती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करती है और ऑक्सीजन को ये मुक्त करती है। पृथ्वी की 20% से अधिक ऑक्सीजन उत्पादित होती है कहाँ से? अमेजन के वर्षा वनों से। इसीलिए अमेजन के वर्षा वन जो हैं इनको पृथ्वी के फेफड़े कहते हैं। और हमने इनके बहुत पहले लेक्चर में पढ़ा था कि जो आर्द्र भूमियाँ होती हैं वो पृथ्वी के या नेचर के क्या कहलाते हैं? गुर्दे कहलाते हैं। वह महाद्वीप जिसमें उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है वो है एशिया, क्योंकि एशिया वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। मानसूनी वन कहते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को, मानसूनी वन भी कहते हैं। भारत में भी मानसूनी वन पाए जाते हैं। यहाँ की जलवायु भी मानसूनी है। समाचारों में कभी कभी दिखाई देने वाला रेड सैंडर्स ये कहाँ पाया जाता है? तो दक्षिण भारत के एक भाग में पाई जाने वाली एक वृक्ष प्रजाति है। रेड सैंडर्स मतलब जो लाल चंदन है। तो लाल चंदन दक्षिण भारत में पाया जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम
टेरोकार्पस सेंटेलिनस है। यह पेड़ आंध्र प्रदेश के पालकोंडा व शेषाचलम पर्वत श्रेणियों में मुख्यतः पाया जाता है। इसकी लकड़ी सफ़ेद होती है जो कालांतर में लाल रंग के चिपचिपे रस के स्राव के कारण लाल हो जाती है। इसे ही रेड सैंडर्स कहते हैं, जो कि हमने ऊपर भी देखा। तो रेड सैंडर्स मतलब लाल चंदन। तो लाल चंदन आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में काफ़ी पाया जाता है, दक्षिण के क्षेत्र में और भी जो राज्य उससे सटे हुए हैं वहाँ पर पाया जाता है। सही कथन है। संकटपूर्ण वन्य जीव पर्यावास यानी कि क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट की परिभाषा वन अधिकार अधिनियम 2006 में समाविष्ट है। भारत में पहली बार बैगा जनजाति को पर्यावास हैबिटेट अधिकार दिए गए थे। तो ये बैगा जनजाति को पर्यावास जो हैबिटेट अधिकार, इसका मतलब ये है कि जो जनजातियां हैं वो जहाँ जंगल रहते हैं वहीं पर रहती हैं, तो इनको ये अधिकार दिया गया था कि ये जंगल में रह सकते हैं और वहाँ की जो सूक्ष्म उपज है उसको भी क्या कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सबसे पहले अधिकार किसको दिया गया था? बैगा जनजाति को दिया गया था और ये 2006 के अधिनियम के तहत ये दिया गया था। अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के अनुसार बांस है। बांस कैसी है? गौण वनोपज है। और बांस को देखिए, अगर हम जंगलों से इतर अगर इसको उगाते हैं तो इसको पेड़ की कैटेगरी में फिर नहीं रखा गया है। तो इसलिए ये जो लोग उगाते हैं जिसको, तो उनके आय का साधन भी काफ़ी अच्छे मात्रा से हो सकता है। भारतीय वन संशोधन अधिनियम 2017 द्वारा वृक्ष श्रेणी से बाहर किया गया। देखिए तो वृक्ष श्रेणी से किसको किया गया बाहर? बांस को बाहर कर दिया गया है ताकि लोग अपनी जो इनकम है इसको बढ़ा सकें। महीने भर चलने वाले अभियान या त्यौहार जिसको कहते हैं हरी जिरोती के दौरान फलदार वृक्षों का रोपण करता है। तो फलदार वृक्षों का हरी जिरोती त्यौहार के अंतर्गत गोंड और कोरकू जनजाति क्या करते हैं कि जंगलों में फलदार वृक्षों का रोपण करते हैं, उनकी देखरेख करते हैं। तो जो जनजातियां हैं वो जो वृक्ष हैं जंगल हैं उनका कहीं ना कहीं संरक्षण भी करते हैं और उन्हीं से ये अपनी जो उनकी उपज है, वृक्षों की उपज है, उसको कलेक्ट करते हैं और अपना जीवन का निर्वाह करते रहे हैं। आयुर्वेद व सिद्धा दवाइयों को बनाने में पूजा सामग्री में एवं पारंपरिक खिलौनों को बनाने में किया जाता है रेड सैंडर्स का उपयोग। तो रेड सैंडर्स का जो उपयोग है वो आयुर्वेद की एक पद्धति है, सिद्धा पद्धति। इस सिद्धा पद्धति में और पूजा सामग्री बनाने में, खिलौने बनाने में ये रेड सैंडर्स यानी लाल चंदन का उपयोग किया जाता है। राष्ट्रीय वन नीति के मुख्य उद्देश्य क्या थे? तो सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहन देना, देश की कुल भूमि का 1/3 वनाच्छादित करना। ये राष्ट्रीय वन नीति के मुख्य उद्देश्य थे कि 1/3 भाग यानी 33% में वनों को रखा जाना चाहिए। मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र अभिसमय के द्वारा क्या क्या उपाय किए गए, उसका क्या महत्व है? तो इसमें देखिए, इसका उद्देश्य नवप्रवर्तनकारी राष्ट्रीय कार्यक्रमों एवं समर्थक अंतर्राष्ट्रीय भागीदारियों के माध्यम से प्रभावकारी कार्रवाई को प्रोत्साहित करना है। यह मरुस्थलीकरण को रोकने में स्थानीय लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने हेतु ऊर्ध्वगामी उपागम के लिए प्रतिबद्ध है। भारत द्वारा भूमि संरक्षण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक, यानी कि भूमि का जो संरक्षण हो रहा है उसमें हम तटस्थता प्राप्त कर लेंगे, यानी उससे ज़्यादा नहीं उसको डिग्रेड होने देंगे। तो ये 2030 तक इसका लक्ष्य रखा गया है। मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र अभिसमय की स्थापना की गई थी, यानी कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कम्बैट डेजर्टिफिकेशन। इसके लिए 1994 में इसकी स्थापना की गई थी अभिसमय की, ताकि जो मरुस्थलीकरण है उसको रोका जा सके। यह अकेला कानून बाध्यकारी समझौता है जो संयुक्त रूप से पेश करता है तो ये संयुक्त रूप से देखिए कौन पेश करता है? पर्यावरण एवं विकास तथा टिकाऊ भूमि प्रबंधन को। भारत में जो नगर वृक्षारोपण में विशिष्टता रखता है वो है वालपराई। वालपराई नगर कहाँ पे है? ये है कोयम्बटूर ज़िले में स्थित है। चीन, भारत, इंडोनेशिया तथा जापान में से
जिसके भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत वनाच्छादन है वो है जापान का। मतलब इन देशों में चीन, जापान और भारत, इंडोनेशिया, इनमें से देखें तो जापान में वृक्षों का जो आवरण है वो ज़्यादा है, वृक्षादिन वहाँ ज़्यादा है। कुल भौगोलिक क्षेत्र के 60% भाग पर वन बनाए रखने का संवैधानिक कानून जिसने बनाया या संवैधानिक प्रावधान बनाया है वो है भूटान। तो भूटान ने ये नियम बनाया है कि हमारे यहाँ पर 60% पूरी भूमि का जो 60% है उसमें वृक्ष होने चाहिए। एल्यूमीनियम को इसके पर्यावरणीय हितैषी स्वरूप और नवीकरणीय योग्य होने के कारण हरी धातु कहते हैं। तो जो एल्यूमीनियम है इसको हरी धातु कहते हैं क्योंकि इसका उपयोग हम उन जगहों पर अब कर रहे हैं जहां पर हम लकड़ी का उपयोग करते थे। जैसे कि ट्रेन बनाने में, ट्रेन के जो कोच बनाते थे वहां पर पहले लकड़ी का उपयोग किया जा रहा था ज़्यादा मात्रा में, अब उसकी जगह हम एल्यूमिनियम का कर रहे हैं। इसी तरह से और भी इंडस्ट्रीज हैं जहां पर हम लकड़ी की जगह एल्यूमिनियम का उपयोग कर रहे हैं। तो इसको हम हरी धातु कहते हैं क्योंकि ये पेड़ों की रक्षा के लिए काम कर रही है एक प्रकार से। पूर्वी दक्कन पठार में प्रमुखतया पाए जाते हैं। तो पूर्वी दक्कन पठार में शुष्क सदाबहार वन पाए जाते हैं। वाणिज्यिक दृष्टि से लाभप्रद वृक्षों की एक पादप कृषि की अनुपम प्राकृतिक छटा को नष्ट कर रही है। इमारती लकड़ी का विचार शून्य दोहन, ताड़ रोपण के लिए विशाल भूखंडों का निर्वनीकरण, मैंग्रोव का विनाश, आदिवासियों द्वारा लकड़ी की अवैध कटाई और अनधिकार आखेट समस्या को अधिक ही जटिल बनाते हैं। अलवण जल कोटरिकाएं त्वरित गति से सूख रही हैं क्योंकि निर्वनीकरण और मैंग्रोव का विनाश हो रहा है। इस उद्धरण को निर्देशित किया गया है या किस स्थान के लिए ये बात कही गई है? तो ये बात कही गई है सुंदरवन के लिए, क्योंकि देखिए वहाँ पर क्या है कि सुंदरवन में जो वहाँ पर मैंग्रोव है उसको काट के वहाँ पर दूसरे पेड़ों को लगाया जा रहा है। तो इससे क्या होगा कि वहाँ का सुंदरवन जो है वो कम हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और चूंकि ये जो प्रजातियां हैं या फिर ये जो जंगल है वहाँ पर तो मैंग्रोव का है, तो मैंग्रोव क्या करते हैं कि जब भी सुनामी आती है या बहुत बड़ी लहरें उठती हैं सागर से तो उसको ये रोकने का काम करती हैं। और इसके साथ साथ में पर्यावरण के लिए मैंग्रोव वन काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। वर्ष 2004 की सुनामी ने लोगों को ये महसूस करा दिया कि गरान यानी कि मैंग्रोव तटीय आपदाओं के विरुद्ध विश्वसनीय सुरक्षा बाड़ का कार्य कर रहे हैं या कर सकते हैं। गरान सुरक्षा बाड़े के रूप में जिस प्रकार कार्य करते हैं, तो देखिए गरान या फिर मैंग्रोव वन 2004 में जो सुनामी आई थी उसमें जो गरान यानी कि मैंग्रोव वन थे उनने क्या किया कि बहुत ही प्रोटेक्शन दिया। तो वो किस प्रकार से प्रोटेक्शन देते हैं? तो देखिए गरान यानी कि मैंग्रोव के वृक्ष अपनी सघन जड़ों के कारण तूफान और ज्वार भाटे से उखड़ते नहीं हैं। यानी कि मान लीजिए अगर एक तरफ से लहरें आ रही हैं और यहाँ पर अगर पेड़ ये लगे हैं तो यहाँ से आते हुए पानी की गति को ये क्या कर देते हैं, स्लो कर देते हैं। इससे जो तबाही है वो थोड़ा सा कम हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। तो इसलिए मैंग्रोव वन की अपनी बहुत बड़ी भूमिका है ताकि सुनामी जैसी आपदाओं को रोका जा सके या उनको कम किया जा सके, उनके खतरे को। यहाँ पर कथन और कारण दिए हैं। तो कथन है उड़ीसा तट भारत में सर्वाधिक चक्रवात प्रवण क्षेत्र है। और कारण यहाँ पर दिया गया है महानदी डेल्टा क्षेत्र में भारी मात्रा में मैंग्रोव का निर्वनीकरण हुआ है। तो यहाँ पर देखिए AR दोनों सत्य हैं और यहाँ पर क्या है कि जो कारण है यानी RA की सही व्याख्या भी करता है, क्योंकि उड़ीसा तट पर अब चक्रवात का प्रवण है, चक्रवात ज़्यादा आ रहे हैं, उसका नुकसान भी ज़्यादा हो रहा है। क्यों? क्योंकि महानदी जो डेल्टा का जो क्षेत्र है वहाँ से मैंग्रोव वन को ज़्यादा काट दिया गया है, इसलिए नुकसान ज़्यादा हो रहा है। चक्रवात अवरोधक के रूप में कार्य करते हैं मैंग्रोव वन। तो देखिए मैंग्रोव वन चाहे चक्रवात के अवरोधन का हो या फिर हम कहें कि सुनामी आए या फिर समुद्र में बहुत बड़े तूफान आए तो उनको भी रोकने का काम करते हैं। उड़ीसा के केंद्रपाड़ा जिले में ब्राह्मणी, वैतरणी और महानदी डेल्टा क्षेत्र स्थित हैं। तो ये भितरकनिका मैंग्रोव पर स्थित हैं। यह मैंग्रोव वनों के लिए प्रसिद्ध है। यह एक रामसर स्थल वर्ष 2002 में घोषित की गई है। तो यह भितरकनिका, तो भितरकनिका जो कि उड़ीसा के क्षेत्र में है, तो ये मैंग्रोव क्षेत्र है और इसे रामसर स्थल भी 2002 में घोषित किया गया है। सही कथन है कि टेक्सास वृक्ष हिमालय के प्राकृतिक
रूप से प्राकृतिक रूप से यानी पाया जाता है टेक्सास वृक्ष हिमालय क्षेत्र में। टेक्सास वृक्ष जो है वो रेड डाटा बुक में सूचीबद्ध है। टेक्सास वृक्ष में टैक्साल नामक औषधि प्राप्त की जाती है जो कि पार्किंसन रोग के विरुद्ध प्रभावी होती है। तो जो टैक्साल है ये टैक्सास वृक्ष से निकाला जाता है और ये पार्किंसन जो बीमारी होती है उसके विरुद्ध प्रभावी है, यानी पार्किंसन बीमारी को दूर करने के लिए टैक्साल यूज होता है जो कि टैक्सास वृक्ष से निकाला जाता है। यहाँ पर सही कथन है, देखिए कि विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना 1961 में हुई और जुलाई 2000 में उड़ीसा के नंदन वन अभ्यारण्य में 13 शेरों की मृत्यु का कारण ट्राइपोनोसोमिएसिस रोग रहा। भारत का सबसे बड़ा जीवनशाला कोलकाता में अवस्थित है। तो कोलकाता में जीवनशाला मतलब यहाँ चिड़ियाघर सबसे बड़ा अवस्थित है। यूकेलिप्टिस वृक्ष को कहा जाता है पारिस्थितिकी का आतंकवादी, क्योंकि यूकेलिप्टिस जो वृक्ष होता है वो जमीन से बहुत ज़्यादा पानी एक्सेस करता है जिससे कि बाकी के पौधों को पनपने की सही सुविधा नहीं मिल पाती है। ये उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये मुख्यतः मध्य एवं दक्षिणी अमेरिका के सदाबहार वनों में पाए जाते हैं। ये हैं स्पाइडर वानर। तो स्पाइडर वानर पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में। भारतीय प्राणी जात जो संकटापन्न है, संकटापन्न श्रेणी में कौन कौन से हैं, देखिए चर्मपीठ कूर्म यानी कि लेदर बैक टर्टल तथा अनूप मृग, ये जो हैं ये क्या हैं संकटापन्न प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं। भारत में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं तारा कछुआ, मनीटर, छिपकली तथा वामन सुअर, ये भारत में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। मियावाकी पद्धति विख्यात है शहरी क्षेत्रों में लघु वनों के सृजन हेतु। तो मियावाकी पद्धति एक जापान के वैज्ञानिक ने इसको उत्पादित किया था जिनका नाम था क्या, अकीरा मियावाकी। तो इसमें क्या होता है कि इस पद्धति में हम जो वृक्ष हैं उनको बहुत ही तेज़ी से ग्रो कर सकते हैं, जिससे कि जहाँ भी हमें उनको रोपित करना है या जंगल तैयार करना है तो इस पद्धति का उपयोग हम करते हैं और बहुत ही स्पीड से वहाँ पर जंगल हम ग्रो कर सकते हैं। भारत में पाई जाने वाली नस्ल खराई ऊँट के बारे में अनूठा क्या है। तो खराई ऊँट जो है ये समुद्र जल में 3 किलोमीटर तक तैरने में सक्षम है और ये मैंग्रोव की चराई पर जीता है। तो ये जो खराई ऊँट है ये मैंग्रोव जो वृक्ष हैं उनकी चराई पर यानी उनको खा के जी लेता है और समुद्र में ये 3 किलोमीटर तैर सकता है आसानी से। ये ऊँट कच्छ के गुजरात क्षेत्र में पाए जाते हैं क्योंकि ये वहाँ के लिए अनुकूलित हैं, क्योंकि मैंग्रोव खा सकते हैं और पानी में ये समुद्र के पानी में तैर सकते हैं। इन ऊँटों को संकटग्रस्त प्रजातियां घोषित किया गया है। तो यही खराई ऊँट जो है इनको संकटपन्न प्रजाति के रूप में घोषित किया गया है। कथन और कारण दिए हैं यहाँ पर। तो देखिए कथन है, मैंग्रोव कुछ समुद्र तटों के समीप कुछ तटों के सीमावर्ती उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के अति विशिष्ट वन पारिस्थितिक निकाय होते हैं। और कारण यहाँ पर दिया गया है, वे तट रेखा को स्थिर रखते हैं और समुद्र द्वारा सीमोल्लंघन के विरुद्ध प्राचीर का काम करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ARR दोनों सही हैं और यहाँ पर और A की सही व्याख्या R यहाँ पर कर रहा है। ये वन जैव विविधता के संरक्षक होने के साथ समुद्र और तट के बीच में महत्वपूर्ण कड़ी का काम करते हैं और तट को समुद्र की ओर से आने वाली तीव्र लहरों के विनाश से बचाते हैं। वो यही है मैंग्रोव। तो मैंग्रोव ये काम करते हैं। अमृता देवी स्मृति पुरस्कार दिया जाता है वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए अमृता देवी स्मृति पुरस्कार दिया जाता है। विश्व बाघ शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था पीटर्सबर्ग में और इसके तहत ये कहा गया था कि जो बाघ है पूरे विश्व में उसको ज़्यादा से ज़्यादा संरक्षित किया जाए। इसी के तहत भारत ने अपने बाघों की संख्या को काफ़ी बढ़ा लिया है। विश्व का प्रथम बाघ शिखर सम्मेलन सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित किया गया, जो कि कहाँ पे, रूस में है। तो ये 21 से 24 नवंबर 2010 में इसका आयोजन किया गया था और भारत में विश्व के सबसे ज़्यादा टाइगर यहीं पर पाए जाते हैं। नेपाल एवं भारत में वन्यजीव संरक्षण प्रयासों के रूप में सेव SAVE नामक एक नया संगठन प्रारंभ किया गया है। सेव का उद्देश्य क्या है? तो सेव का उद्देश्य है टाइगर के संरक्षण से टाइगर के खाल का उपयोग यानी प्रयोग
आसन लगाने एवं सौंदर्यीकरण के लिए किया जाता है। तो कहाँ पे, ये देखिए, जो आसन लगाने के लिए और सौंदर्यीकरण के लिए जो तिब्बत के बौद्ध हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इसका उपयोग पहले से ही करते आए हैं। यदि आप हिमालय से होकर यात्रा करते हैं तो आपको वहाँ जिन पादपों को प्राकृतिक रूप में उगते हुए दिखाई देने की संभावना है वो है बांज और बुरुंस। तो बांज और बुरुंस जो हैं ये आपको हिमालय क्षेत्र में अगर आप यात्रा करेंगे तो ये आपको देखने को मिल सकते हैं। चीड़ इन वनों का मुख्य वृक्ष है, परंतु अधिक आर्द्रता वाले भागों में बांज या ओक जैसे चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष देखे जाते हैं। यह उष्णकटिबंधीय वन है। प्रत्येक वर्ष कतिपय विशिष्ट समुदाय जनजातियां पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण मास भर चलने वाले त्यौहार या अभियान के दौरान फलदार वृक्षों को रोपण करते हैं। तो ये हमने हरित जिरोती करके एक त्यौहार देखा था, जो कि गोंड और कोरकू जनजाति ये फलदार वृक्षों को रोपित करते हैं। भारत के एक विशेष क्षेत्र में स्थानीय लोग जीवित वृक्षों की जड़ों का अनुवर्धन कर उन्हें जलधारा के आर पार सूदन पुलों के रूप में रूपांतरित कर देते हैं। जैसे जैसे समय गुजरता है ये पुल और अधिक मजबूत होते जाते हैं। ये अनोखे जीवित जड़ पुल पाए जाते हैं मेघालय में। कुल मिला के ये है कि देखिए, जो मेघालय में इस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं कि जैसे मान लीजिए कि अगर ये बीच में नदी है तो यहाँ से कुछ पेड़ होंगे, इनकी जड़ों को और इनकी जड़ों को यहाँ से धीरे धीरे मिला दिया जाएगा, फिर धीरे धीरे ये एक पुल का निर्माण कर देते हैं, पुल बन जाता है। तो ये जो संरचनाएं पाई जाती हैं ये मेघालय में हमें ज़्यादातर देखने को मिलती हैं। अगर किसी पेड़ को काटे बिना उसके पुल का निर्माण देखिए किया जाए तो ये जीवित पुल कहलाता है, प्राकृतिक पुल कहलाता है। और ये जीवित पुल और प्राकृतिक पुल मेघालय में हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड देश में पशुओं के कल्याण को बढ़ावा देने तथा पशु कल्याण कानूनों पर है। तो ये क्या है, एक संविधिक सलाहकारी निकाय है। वन्य जीव एकमात्र संपत्ति है, सरकार की है, यानी कि पब्लिक संपत्ति है ये। जब किसी वन्य जीव को संरक्षित घोषित किया जाता है तो वह जीव समान संरक्षण का हकदार होता है, संरक्षित क्षेत्र में भी और उसके बाहर भी। यानी अगर किसी जीव को मान लीजिए संरक्षित घोषित कर दिया गया तो वो अपने जंगल में जहाँ उसका मूल निवास है वहाँ पर भी वो संरक्षित श्रेणी में आएगा। अगर उसके बाहर भी कहीं है, जैसे मान लीजिए कि बाघ है तो वो संरक्षित श्रेणी में आ रहा है, तो उसको वहाँ पर जंगल में है तब भी आप उसका शिकार नहीं कर सकते। अगर वो जंगल से बाहर आ गया तब भी आप उसका शिकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो संरक्षित श्रेणी पे आता है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एक सांविधिक निकाय है, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत। भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति प्रकाशित की गई थी 1894 में। स्वतंत्र भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति तैयार हुई 1952 में। देश के 1/3 अथवा 33.33% क्षेत्र में और पहाड़ी जो क्षेत्र हैं वहाँ पर 2/3 मतलब कि 66.67% क्षेत्र में वन अथवा वृक्षारोपण होना आवश्यक है। ये राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार है। मतलब कि जो राष्ट्रीय वन नीति 1988 में बनाई गई उसके तहत जो साधारण क्षेत्र है वहाँ पर 33.33% यानी 1/3 भाग, और जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पर 2/3 भाग में वन होने आवश्यक है। जिनका वृक्ष छत्र घनत्व 70% से अधिक होता है वो अति सघन वन कहलाते हैं। तो अति सघन जो वन है उनमें जो वृक्ष हैं उनका छत्र घनत्व जो है वो 70% से अधिक होता है। जिनका वृक्ष छत्र घनत्व जो है वो 40 से 70 के बीच में होता है उनको हम मध्यम सघन वन कहते हैं। और जिनका वृक्ष छत्र घनत्व 10 से 40 के बीच में होता है, 10 से 40% के बीच में होता है, उनको हम खुले वन की श्रेणी में रखते हैं। और 10% से कम वृक्ष क्षेत्र घनत्व वाली निम्न स्तरीय वन भूमि को वनावरण में शामिल नहीं किया जाता है तथा इन्हें रखते हैं किसमें, झाड़ी श्रेणी में इन्हें रखते हैं। तो इस प्रकार से ये इनका परसेंटेज है जिसके तहत हम इनको जो वन है इनको कैटेगराइज करते हैं।
ISFR 2021 के अनुसार देश में झाड़ियों का क्षेत्रफल 46,539 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है 1.41% है। अब यहाँ पर देखिए 2019 की झाड़ियों की संख्या दी है, जो कि महत्वपूर्ण नहीं है, 2021 की आप यहाँ पर याद कर सकते हैं। और ISFR 2021 के अनुसार कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में उनके भौगोलिक क्षेत्र का 33% से अधिक वृक्षावरण है या वनाच्छादन है वहाँ पर, तो यह 17। मतलब कि 2021 में जो वृक्षों की जो गणना आई या उनका जो डाटा आया, उसके हिसाब से 33 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहाँ 17 ऐसे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ पर 33% से अधिक वहाँ पर वृक्षावरण है। देश में कुल वृक्षावरण अगर 2021 के हिसाब से देखें तो देखिए ये है 8,09,537 वर्ग किलोमीटर है। और देश के कुल वनावरण और वृक्षावरण, देखिए एक होता है वनावरण, एक होता है वृक्षावरण, तो वनावरण और वृक्षावरण की अगर दोनों की बात करें तो यहाँ पर 24.62% है। लेकिन अगर हम सिर्फ वनावरण की बात करें तो वनावरण कितना है 21.71% है। और जो वृक्षावरण है तो वृक्षावरण उसी का 2.91% पाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले 5 राज्य, तो अगर क्षेत्र के हिसाब से देखें क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो सबसे ज़्यादा वनावरण कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश में, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में, फिर छत्तीसगढ़ में, फिर उड़ीसा में, फिर महाराष्ट्र में। मतलब कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम अरुणाचल प्रदेश, उससे कम छत्तीसगढ़, उससे कम उड़ीसा और उससे कम महाराष्ट्र। अगर प्रतिशतता के हिसाब पर देखा जाए कि प्रतिशतता में सबसे ज़्यादा जो वन है क्षेत्रफल में कहाँ पाए जाते हैं प्रतिशतता में, तो वो है देखिए मिजोरम में 84.53%, फिर अरुणाचल प्रदेश में 79.33%, इसके बाद मेघालय है 76% और मणिपुर 74%। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले संघीय क्षेत्र कौन से हैं? तो देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से संघीय क्षेत्रों में देखा जाए तो जम्मू एवं कश्मीर, अंडमान एवं निकोबार और ये लद्दाख, ये इसका क्रम है। क्षेत्रफल की दृष्टि से न्यूनतम वनावरण वाले 5 राज्य क्रमशः देखे जाएं तो सबसे कम यानी न्यूनतम वनावरण किसमें है? तो हरियाणा, पंजाब, गोवा, सिक्किम और बिहार। तो इसमें 3 याद रखे जा सकते हैं कि हरियाणा, पंजाब, गोवा। तो हरियाणा के पास में ही पंजाब, और फिर सबसे छोटा जो है अपना गोवा, तो वहाँ पर कम है। प्रतिशतता की दृष्टि से यदि न्यूनतम की बात की जाए तो देखिए हरियाणा, पंजाब एक साथ ही है कि न्यूनतम प्रतिशतता है, और फिर इसके बाद में राजस्थान, फिर उत्तर प्रदेश, फिर यहाँ पर गुजरात है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वृक्षावरण, देखिए अभी वनावरण देख रहे थे, अब वृक्षावरण को अगर देखें तो यहाँ पर किस प्रकार से हैं सर्वाधिक में? महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश हैं। प्रतिशतता की दृष्टि से सर्वाधिक अगर वृक्षावरण की बात करें तो केरल, गोवा, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र हैं। तो वृक्षावरण से हालांकि ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है वनावरण। प्रतिशतता की दृष्टि से सर्वाधिक वृक्षावरण वाले 3 संघीय क्षेत्र कौन से हैं? चंडीगढ़, दिल्ली और जम्मू कश्मीर। प्रतिशतता की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले 3 संघीय क्षेत्र हैं सर्वाधिक के हिसाब से, तो देखिए ये लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और यहाँ पर फिर है जम्मू एंड कश्मीर। कुल वृक्षावरण एवं वनावरण क्षेत्र की दृष्टि से सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ पे है? तो देखिए वनावरण के हिसाब से भी मध्य प्रदेश है, और इसी प्रकार से ये दूसरा नंबर पे था अपना क्या अरुणाचल प्रदेश। तो वही क्रम यहाँ पर है कि कुल वृक्षावरण और वनावरण की क्षेत्र से अगर देखा जाए तो यहाँ पर मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और फिर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इस प्रकार से इसका क्रम है। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाले राज्य ऑब्लिक संघीय क्षेत्र हैं तो ये है लक्षद्वीप। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशतता वाला राज्य है मिजोरम। गैर वन क्षेत्र में विकसित किया गया वह पादप जिसे भारतीय वन संशोधन अधिनियम 2017 में वृक्षों की परिभाषा से विलोपित किया गया है, बांस है ना, बांस को वृक्षों की परिभाषा से विलुप्त कर दिया गया, उसको वृक्ष नहीं माना जाता है, इसलिए इसको लोग उगा सकते हैं और इसका लोग व्यापार भी कर सकते हैं, बेच सकते हैं। लवण सहिष्णु वनस्पति समुदाय जो विश्व के ऐसे उष्णकटिबंधीय एवं
उपोष्णकटिबंधीय अंतः ज्वारीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जहां वर्षा का स्तर 1000 से 3000 मिलीमीटर के मध्य एवं तापमान का जो स्तर है वो 26 से 35 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है, वो मैंग्रोव वन। तो मैंग्रोव वन ऐसी स्थितियों में पाए जाते हैं। ISFR 2021 के अनुसार भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव आच्छादित 4 राज्य या संघ शासित क्षेत्र कौन से हैं? तो देखिए, पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन है, दूसरे नंबर में गुजरात है, फिर यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो 3 आप याद रख सकते हैं। अगर मैंग्रोव के हिसाब से पूछे तो पश्चिम बंगाल, दूसरा गुजरात, तीसरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। 2021 की जो गणना हुई वृक्षों की, उसके अनुसार से 4 सर्वाधिक मैंग्रोव आच्छादित वाले जिलों की अगर बात करें कि मैंग्रोव आच्छादित जिले कौन से हैं, तो ये है दक्षिण 24 परगना जो कि पश्चिम बंगाल का है, दूसरा है कच्छ जो कि गुजरात का है, तीसरा यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो जिलों की अगर बात करें तो यहाँ पर 24 परगना, कच्छ और यहाँ पर फिर इसके बाद अंडमान, उत्तरी अंडमान एवं निकोबार है। विश्व में मैंग्रोव का सर्वाधिक क्षेत्र फ्रेंड्स कहाँ पर पाया जाता है? तो ये एशिया में जो है सर्वाधिक मैंग्रोव क्षेत्र पाया जाता है। 2021 में जो वनों की जो डेटा आया उसके अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वनावरण क्षेत्र कहाँ पे है? अगर यूपी की बात करें, देखिए सोनभद्र, खीरी यानी लखीमपुर खीरी और मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, खीरी, मिर्ज़ापुर, इनमें से सर्वाधिक वन क्षेत्र पाया जाता है, वनावरण पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम वनावरण वाले जिलों की बात करें तो संत रविदास नगर यानी जिसको भदोही भी कहते हैं, और फिर मऊ, मैनपुरी एवं संत कबीर नगर, इस प्रकार से इसका डाटा है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले, तो प्रतिशत के हिसाब से भी क्या है कि सोनभद्र सबसे ज़्यादा है और वनावरण के क्षेत्रफल के हिसाब से भी सोनभद्र ज़्यादा है। तो प्रतिशत के हिसाब से सोनभद्र, चंदौली और चित्रकूट है। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम वनावरण प्रतिशत की बात करें तो संत रविदास नगर और दूसरा मैनपुरी, फिर देवरिया है। उत्तर प्रदेश में कुल वनावरण 14,818 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है? राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का है ये 6.15%। 6.15% क्षेत्र में ये वनावरण पाया जाता है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कुल वृक्षावरण 7,421 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना है? 3.08% है फ्रेंड्स। और राज्य में कुल वनावरण का जो वृक्षावरण है वो पूरा अगर हम दोनों को मिला के देखें, यानी कि वनावरण एवं वृक्षावरण देखें तो ये कितना है पूरा भौगोलिक? 9.23% ये आता है। ये जो इसमें वर्ग में दिया है इसका आंकड़ा बहुत ज़्यादा हमें उपयोगी नहीं रहेगा। हालांकि ये देखिए 22,238.89 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन अगर हम इसको 9.23% के हिसाब से ही जाने उतना ही काफ़ी होगा। 2019 का डाटा दिया गया है जो कि बहुत ही कम उपयोगी होगा। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम वनावरण प्रतिशत के हिसाब से संत रविदास नगर है, और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत के हिसाब से सोनभद्र है। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम वनावरण क्षेत्र वही संत रविदास नगर है, और सर्वाधिक वनावरण क्षेत्र यहाँ पर देखिए सोनभद्र। ये कई बार प्रश्न इसलिए रिपीटेड हो रहे हैं क्योंकि कई परीक्षाओं में इनको बार बार पूछा गया होगा, इसलिए यहाँ पर रिपीट होकर हमें इसका आंकड़ा यहाँ पर मिल रहा है। वन क्षेत्र के संदर्भ में शीर्ष देश हैं तो देखिए रूसी संघ, ब्राज़ील और कनाडा। इनके क्रम में अगर लगाया जाए तो रूसी संघ में सबसे ज़्यादा, फिर ब्राज़ील और कनाडा आएंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक मैंग्रोव आच्छादित राज्य या संघ शासित प्रदेश कौन सा है? पश्चिम बंगाल। हमने देखा कि मैंग्रोव जो है वो पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, फिर इसके बाद में गुजरात में पाए जाते हैं। वैश्विक वन संसाधन आकलन के तहत विश्व के वनों एवं उनके प्रबंध की नियमित निगरानी करता है। ये कौन करता है? संयुक्त राष्ट्र का खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO इसकी निगरानी करता है। बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना का प्रारंभ किया गया है। कहाँ पर? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? बिहार में है, और बिहार में यहीं पर गिद्ध के संरक्षण की बात की गई है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में सही कथन है कि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 6.15% भाग पर वनावरण है, और राज्य के सभी जिलों में कुछ वन भूमि है। तो कुछ वन भूमि सब में है थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन पूरे अगर हम भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से देखें तो 6.15 में उत्तर प्रदेश में वनावरण पाया जाता है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। अगला देखिए अपना जो टॉपिक रहेगा वो अभ्यारण्य और जैव मंडल
रिजर्व रहेगा। आई होप आपको ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगा होगा। और देखिए इसमें सीधे सीधे फैक्ट है, तो हो सकता है कि एक बार में पढ़ने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, लेकिन आप इसको बार बार सुनेंगे तो उपयोगी बहुत ज़्यादा है। इसका सीधा सीधा से ये मतलब है कि अगर आपको ये फैक्ट याद होंगे तो आप एग्ज़ाम में बेहतर कर पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।